कहते हैं किस्मत से आप एक अच्छे घर में पैदा हो सकते हो, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन इस दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो आप किस्मत से नहीं कमा सकते और वो है करेज, यानी कि साहस, हिम्मत। ये हर एक इंसान के अंदर होती है जो उसे ढूंढनी पड़ती है और ये कहानी भी कुछ ऐसी है। इस कहानी की एंडिंग आपको हिला कर रख देगी। रैबिट प्रूफ फेंस। ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक गाँव से जिसका नाम जिगलॉन्ग है और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 साल से गोरे लोग इन आदिवासियों को इनकी ज़मीन को बढ़ाने से रोक रहे हैं और अब यहाँ पर एक कानून बनाया गया है। इस कानून के हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं इन सब की ज़िंदगी पर वाइट यानी कि गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन बनाया जाता है जिसका नाम A.V. नेविल है। वो इन आदिवासियों की ज़िंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी भी फैमिली से किसी भी हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकता है। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिनकी मॉम आदिवासी होते हैं और जिनके पिता गोरे होते हैं। ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली है। इसकी उम्र अभी मात्र 14 साल है और ये अपनी मॉम और नानी के साथ रहती है। इसके डैड अब इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो फिंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों मील लंबी फिंस की यानी तारों की दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट की तरफ ना आ सके क्योंकि सब के सब फसलों को ख़राब कर देते हैं। अब मॉली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे होते हैं। मॉली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र 8 साल है। इसका नाम डेजी होता है। मॉली की एक 10 साल की कज़न भी है जिसका नाम ग्रेसी है और ये तीनों की तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड है यानी कि इनके पिता गोरे थे। वो ऑफिसर इन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है, पर जब ये बात A.O. नेविल को पता चलती है कि जिगलॉन्ग गाँव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियाँ हैं जो अब कुछ बड़ी हो चुकी है, वो कागज़ पर दस्तखत करके उन तीनों बच्चियों को उनके गांव से उनके घर से उठाने का हुक्म देता है। इसलिए पुलिस वहां पर जाती है और उन तीनों बच्चियों को उठा लेती है। हालांकि मॉली की मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका बस नहीं चलता और वो इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करके उसके गाँव से कई 100 मील दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पार्थ होता है। यहाँ पर मिस नैरिस काम करती है जहाँ पर वो हाफ ब्लड चाइल्ड को घर के सारे काम, खेती के काम सब कुछ सिखाती है ताकि वो वाइट लोगों के घर पर काम कर सके और आगे चलकर वाइट लोगों के साथ शादी कर ले क्योंकि मिस्टर नेविल का ये मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड का जो ब्लड होता है, जो उनके अंदर सेल होते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से वाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक यही कारण होता है कि आदिवासियों के उन बच्चों को जिनके पिता वाइट होते हैं उन बच्चों को वहाँ से छीन कर यहाँ पर ले आते हैं। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे उन बच्चों के दिल पे और उनके परिवार वालों के दिल पर क्या गुजरती है। अब कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर नेविल मॉली की बॉडी का स्किन कलर चेक करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी के स्किन में, उसके कलर में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर घर के कामकाज नहीं सिखाए जाते बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं की कम्युनिटी में शामिल हो जाए। और मॉली उसकी दोनों बहनों को यहाँ के तौर तरीकों में ढलना है, इसलिए उन्हें सब कुछ सिखाया जा रहा है। एक दिन यहाँ पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी और ट्रैकर का काम होता है कि जो बच्चे यहाँ से भाग जाए उन्हें पकड़ कर वापस लाया जाए। इस बच्ची को यहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती है। मॉली और उसकी दोनों बहनें ये सब कुछ देख रही होती है। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मॉली ये तय करती है कि वो अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता और साथ ही साथ उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। और एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर करने के लिए गए होते हैं तो मॉली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है।
जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मॉली और उसकी दोनों बहनें यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन रात को सोने से पहले जब नन अटेंडेंस लेने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि आज पूरे दिन मॉली को और उसकी दोनों बहनों को किसी ने भी नहीं देखा और ये बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत ही शार्प होता है। वो उनके कदमों के निशानों से और अलग अलग निशानों से पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे और उसे कदमों के निशानों से पता चलता है कि मॉली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसलिए वो अपना घोड़ा लेकर जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मॉली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वो लगातार भाग रही होती है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इन तीनों को कैंप से निकले हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं और ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मॉली को पता है कि ट्रैकर उनके पीछे है, इसलिए जब एक नदी आती है तो मॉली अपनी बहन का बैग मांगती है और वो उस बैग को एक झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वो उस तरफ गए हैं और मॉली जानबूझकर पानी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रैकर भी बहुत शातिर होता है, वो उनकी इस चाल को समझ जाता है और वो मॉली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू कर देता है। मॉली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है और ये तीनों की तीनों झाड़ियों में छुप जाती है, इसलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता और जब ट्रैकर वहाँ से निकल जाता है तो ये भी आगे का सफ़र तय करते हैं। ये तीनों की तीनों भूखे हैं और तभी इन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं जो इन्हीं की तरह आदिवासी है। उनके पास शिकार होता है और वो मॉली और उसकी बहनों के कपड़े देखकर इन तीनों को देखकर समझ जाते हैं कि तीनों की तीनों कैंप से भागकर आई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैकर को नदी के किनारे देखा होता है। वो इन तीनों को बताता है कि वो ट्रैकर बहुत स्मार्ट है, आज तक जो भी कैंप से भागा है उन सबको पकड़कर वापस कैंप ले गया है। वो इनसे पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। मॉली कहती है जिगलोंग। वो कहता है जिगलोंग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। और इसके बाद इन तीनों को खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा और साथ ही साथ एक माचिस भी देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाते हैं। वहीं मिस्टर नेविल को पता चल चुका है कि 3 बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं और ट्रैकर जो कि उनका पीछा कर रहा था एक नदी के बाद उसे उनके निशान मिलना बंद हो गए हैं। और ये बात मॉली की मॉम को पता चल जाती है कि तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां और उनकी बहन की जो बेटी है वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। हालांकि ये सफ़र बहुत लंबा है। वहीं मॉली को दिखाया जाता है कि वो घर के बाहर जहां पर मुर्गियों का दरबा होता है वो वहां से अंडे चोरी कर रही होती है और तभी उस घर की मालकिन आ जाती है। ये एक वाइट लेडी है पर वो मॉली को कुछ नहीं कहती बल्कि उसे और उसकी बहनों को खाना और कपड़े देती है। और जब ये तीनों जा रही होती है तो वो वाइट लेडी कहती है कि यहाँ के लड़कों से बच के रहना, वो फिंच के पास रैबिट का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद मॉली पूछती है क्या रैबिट प्रूफ फिंच? वो कहती है हाँ। वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। वाइट लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है और ये तीनों की तीनों बहनें फिंच की तरफ जाना शुरू कर देती है क्योंकि मॉली जानती है कि अगर ये तीनों की तीनों फिंच के सहारे जाएंगे तो ये सीधा अपने गांव जिगलोंग पहुंच जाएंगे। और जब ये तीनों फिंच तक पहुंचते हैं तो मॉली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि यही फिंच उसके घर तक जाती है जहां पर उसकी मॉम उसका इंतज़ार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन बच्चियों को फिंच के एक गांव के पास देखा गया था और वो समझ जाते हैं कि वो फिंच के ज़रिए आगे बढ़ रही हैं, यानी कि ये फिंच के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। और वो मैप देखकर कैलकुलेट करते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये तीनों बच्चियां फिंच के सहारे चलते हुए एक टी पॉइंट पर पहुंचेंगी, इसलिए वहां पर ट्रैकर को और एक अपने आदमी को तैनात कर देते हैं ताकि जब वो बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें पकड़कर वापस कैंप ले आए। वहीं मॉली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और वो बैठ जाती है। उसके पैर भी छिल चुके होते हैं लेकिन मॉली हार नहीं मानती। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा।
और जब ये आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गोरा आदमी दिखता है जो वहाँ पर टेंट लगाकर बैठा होता है। ये एक अच्छा इंसान होता है। ये इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है, क्या तुम वेस्ट जा रही हो? मॉली कहती है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। वो आदमी बताता है, ये फेंस जिसके सहारे तुम जा रही हो ये वेस्ट की तरफ जाती है। और मॉली और उसकी बहनें समझ जाती है कि ये गलत रास्ते पर है। मॉली उससे पूछती है, क्या यहाँ पर 2 रैबिट प्रूफ फेंस है? वो कहता है 2 नहीं 3, और अगर तुम्हें नॉर्थ फेंस तक जाना है तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत लंबा रास्ता है। वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसे जाओगी तो कम से कम 100 मील तुम्हें कम पड़ेगा। और इसलिए तीनों की तीनों अब उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करती हैं। और कुछ और दिन चलने के बाद इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। ये भी हाफ कास्ट ब्लड होती है जिस तरह से मॉली है। मॉली उसे अपने पास बुलाती है। वो लेडी इन तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है। वो कहती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मॉली कहती है, पैदल। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है, कभी मैं भी उस कैंप में थी लेकिन भागने से हमेशा डरती थी। मैं कभी भी वहाँ से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 मील दूर है। तुम तीनों 800 मील पैदल चलकर आए हो। इतना दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया। वो कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मॉली इस बात के लिए मान जाती है और जब वो रात को उसके कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर एक वाइट मैन आता है। दरअसल इसे नहीं पता कि यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं और जब वो इन तीनों को देखता है वो यहाँ से चला जाता है। मॉली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है जिसने इन्हें यहाँ पर रखा है। वो कहती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मॉली उसकी बात मान जाती है लेकिन कुछ ही देर बाद इन तीनों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। मॉली समझ जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग आ चुके हैं, इसलिए वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाती है और साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और वो लोग आते हैं जो इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो इनके पैरों के निशान नहीं देख पाते। वो कहता है कि कल सुबह हम उन्हें ट्रैक करेंगे। अगली सुबह ट्रैकर यहाँ पर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर पत्तों के घिसटने के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि इससे मॉली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसलिए रात को उन्हें ये निशान नहीं दिखे। लेकिन मॉली और उसकी दोनों बहनें रात को यहाँ से निकल चुके थे, इसलिए वो अब ट्रैकर से बहुत दूर है। वो तीनों एक बार फिर से रैबिट प्रूफ फिंस के पास हैं और वो फिंस को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नेविल, जो इन तीनों बच्चियों के भागने से पूरी तरह से परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की मॉम उसका इंतज़ार वेलूना में कर रही है। ग्रेसी मॉली की कज़न सिस्टर है जो उन्हीं के साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें खाने के लिए भी कुछ देता है और वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी मॉम वेलूना में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम ट्रेन से वहाँ तक पहुँच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मॉली वहाँ से खड़ी हो जाती है और वो ग्रेसी को कहती है कि चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मॉली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी मॉम मेरा इंतज़ार वेलूना में कर रही हो। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती। मॉली अपनी बहन को कंधे पर उठाकर आगे निकल जाती है। ग्रेसी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। वहीं मॉली, जो अपनी बहन डेजी के साथ आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को भी साथ लाना चाहिए था। वो वापस आती है। वो चुप कर एक जगह देखती है कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वेलूना जाएगी। मॉली जहाँ पर छुपी होती है वहाँ से वो ग्रेसी को सीटी बजाकर इशारा करती है। ग्रेसी उसे देख लेती है और जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर नेविल का आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेसी को ये कहा था कि उसकी मॉम वेलूना में उसका इंतज़ार कर रही है। उसने कुछ पैसों के लालच में उसे ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया गया है। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। और अब मॉली और उसकी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने
हैं जहाँ पर अपने आदमियों को रखा होता है, जहाँ पर उनके हिसाब से मौली को और उसकी बहन को पहुँचना है। आज 21 दिनों के इंतज़ार के बाद भी वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि मौली और उसकी बहन ने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि उसे 100 मील का सफ़र अपनी जर्नी से कम कर सके। वहाँ पर जो गोरा आदमी होता है वो ट्रैकर को कहता है अपना सामान पैक करो और अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहीं मिस्टर नेविल भी पूरी तरह से परेशान है और वो जिगलोंग गांव जहाँ पर मौली और उसकी बहन जा रही है, जो उनका घर है, वहाँ के इंचार्ज को एक ख़त लिखता है। वो कहता है कि मौली और उसकी बहन इस माह के आखिरी तक जिगलोंग पहुँच जाएंगी और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्हें दोबारा पकड़ कर कैंप में भेज दिया जाए। वहीं मौली और उसकी छोटी बहन डेज़ी पूरी तरह से थक चुके हैं। ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं और इन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखता, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका है और झील तालाब सब सूख चुके हैं। लेकिन मौली किसी तरह से उस सूखी हुई झील से पानी खोद कर निकालती है और अपनी बहन डेज़ी की प्यास बुझाती है। लेकिन चाहे इनके अंदर कितना ही करेज क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर ये आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते। और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली, जिसने अपनी बहन डेज़ी को कंधे पर उठा रखा है, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। वो कई घंटों तक उसी ज़मीन पर बेहोश पड़ी रहती है। उसकी बहन डेज़ी भी बेहोश है और सुबह उससे एक चील की आवाज़ आती है और वो खड़े होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। उसकी माँ ने बताया था कि ये आत्माओं का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। और अब उस पक्षी को देखने के बाद मौली को हिम्मत आती है और वो नॉर्थ फिंच तक पहुंचने वाली होती है, जो उससे कुछ ही दूर होती है। वो अपनी बहन डेज़ी को अपनी गोद में उठाती है और नॉर्थ फिंच की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो उसके गांव जिगलोंग तक जाती है। लेकिन इन दोनों बच्चियों को नहीं पता कि इनके गांव जिगलोंग में नेविल का आदमी उनका इंतज़ार कर रहा है ताकि वो इन्हें पकड़कर वापस कैंप में ले जाए। और जब मौली अपने गांव जिगलोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को आभास हो जाता है कि वो आने वाले हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पर मौली की मॉम और मौली की नानी होती हैं। मौली की मॉम के हाथ में जो लकड़ी होती है वो आगे से बहुत नुकीली होती है, जिससे शिकार करते हैं। वो उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है, लेकिन वो फिर भी डर जाता है और वहां से चला जाता है। और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली की मॉम देखती है कि मौली और उसकी छोटी बहन डेज़ी वहां पर पहुंच चुकी है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगा लेती है। मौली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, वो उसे पकड़ कर ले गए। इसके बाद मौली की मॉम और उसकी नानी वापस जिगलोंग गांव नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लौटते हैं तो नेविल के आदमी इन्हें दोबारा पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए वो अपने दोनों बच्चियों को लेकर बीहड़ में चले जाते हैं ताकि नेविल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ नेविल को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मौली और डेज़ी को दोबारा ढूंढ सके, इसलिए हम इस केस को यहीं पर बंद करते हैं। मौली और उसकी बहन को अपने घर तक पहुंचने के लिए 9 हफ्ते यानी कि लगातार 63 दिनों तक चलना पड़ा था, क्योंकि उसका घर कैंप से जहां पर उन्हें रखा गया था वहां से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दो छोटी बच्चियों ने पैदल ही बिना जूते चप्पल के 2400 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया। ये बात हर एक इंसान को अचंभित कर देती है। अंत में हमें मौली और डेज़ी की असली वीडियो फुटेज दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मौली बताती है कि उन्होंने अपनी कज़न सिस्टर ग्रेसी को, जिसे पकड़ लिया गया था, उसे फिर कभी नहीं देखा क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो ये भी बताती है कि आगे चलकर उसकी शादी हुई, उसकी 2 बेटियां हुई और नेविल के लोगों ने एक बार फिर से मौली और उसकी बेटियों को पकड़ लिया और उन्हें उसी कैंप में ले गए। पर मौली एक बार फिर से अपनी एक बेटी को उस कैंप से लेकर भागने में कामयाब हो गई। वो वापस 2400 किलोमीटर का फासला तय करके अपने गांव में पहुंची, पर शायद दुख और तकलीफ़ मौली की ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए उसकी बेटी को, जिसे वो कैंप से लेकर वापस आई थी, उसे एक बार फिर से पकड़कर कैंप ले जाया जाता है। और इसके बाद मौली ने कभी भी अपनी बेटी को दोबारा नहीं देखा। मौली और डेज़ी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो कहती है कि अब हम दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं जाने वाले। तो ये थी एक सच्ची दुख भरी साहस से भरपूर कहानी। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।